तो ये जो क्वेश्चन है कह रहा है emission transition in the passing series ends at the orbit थर्ड ऑर्बिट पर कोई भी जब इलेक्ट्रॉन लौट कर आता है वापस हायर एनर्जी लेवल से थर्ड ऑर्बिट में लौट कर आता है, तो वो जो स्पेक्ट्रम बनता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पैस्चन सीरीज। ठीक है, और ये इंफ्रारेड रीजन में आता है, इसलिए इसमें एक क्वेश्चन है कि कौन सा फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो इंफ्रारेड रीजन में आता है, वैसे ही पता चल जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। n कौन सा वैल्यू कह रहा है कि ये जो एमिशन ट्रांजिशन इन द पैस्चन सीरीज एंड्स एट ऑर्बिट n इक्वल टू 3। मतलब क्या हुआ, कोई भी हायर एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी लेवल फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, सिक्स्थ भी हो सकता है, सेवन्थ भी हो सकता है। तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जब थर्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आता है तो वह एनर्जी रिलीज करता है, तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पैस्चन सीरीज। ठीक है, और थर्ड ऑर्बिट से किसी भी हायर ऑर्बिट में जब जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है, तो वो भी पैस्चन सीरीज ही हुआ। यानी थर्ड ऑर्बिट पर हायर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो भी पैस्चन सीरीज होगा, और थर्ड ऑर्बिट से किसी भी हायर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो भी जो स्पेक्ट्रम आएगा वो पैस्चन सीरीज ही कहलाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है इमिशन स्पेक्ट्रम होगा, हायर एनर्जी लेवल से थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है तो इसलिए इमिशन स्पेक्ट्रम होगा, और थर्ड ऑर्बिट से जब हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये देखना होगा इमिशन स्पेक्ट्रम स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिट n। कह रहा है कि इमिशन आता तो थर्ड ऑर्बिट पर है, लेकिन जो इमिशन स्टार्ट होता है, जो ये इमिशन ट्रांजिशन शुरू हो रहा है वो ऑर्बिट नंबर n से आ रहा है। यानी ये n को पता करना होगा कि किस ऑर्बिट से यहाँ पर पैस्चन सीरीज बन रहा है, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, किस से ये एनर्जी जो है आ रहा है थर्ड ऑर्बिट में, कौन सा एनर्जी लेवल से, तो ये पता करना होगा। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कह रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होगा, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, तो इस ट्रांजिशन का जो फ्रीक्वेंसी है, इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, उस एनर्जी जो रिलीज हो रहा है उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है न्यू इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 हर्ट्स, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो यहाँ n का वैल्यू, तो हमको फ्रीक्वेंसी दे दिया है। उसके बाद और एक डेटा दिया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व एट 1285 नैनोमीटर। ठीक है, यानी ट्रांजिशन अगर इस वेवलेंथ में हो रहा है 1285 नैनोमीटर के वेवलेंथ में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब हुआ कि इतना एनर्जी यानी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है, जो यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है, उस एनर्जी का वेवलेंथ ये दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है ना। जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया हुआ है और यहाँ वेवलेंथ दिया हुआ है, दोनों चीज़ दिया हुआ है। ठीक है ना, पैस्चन सीरीज जो बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इमिशन स्पेक्ट्रम बन रहा है, तो ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम बन रहा है इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है और उसका वेवलेंथ भी दिया हुआ है। तो दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे तो हमको n का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ऐसे ही हम लोग को मालूम है कि पैस्चन सीरीज जो होता है इंफ्रारेड रीजन में होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। ठीक है, और उसके बाद अगर नहीं है तो देखते हैं कि कहाँ से आ रहा है थर्ड पीरियड, है ना, थर्ड ऑर्बिट में कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कौन सा हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका पता कर लेते हैं। ठीक है, तो रिलेशन दिया हुआ है इसलिए पता करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो एक तो दिया हुआ है, एक तो ये रिलेशन दिया हुआ है 3.29 इंटू 10⁻15 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है यहाँ।
ठीक है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और दूसरे तरीके से हम लोग इवेलुएट कर लेते हैं। हमको मालूम है C इक्वल टू न्यू लेमडा, ये रिलेशनशिप मालूम है, ठीक है। देयरफॉर न्यू इक्वल टू C बाई लेमडा होगा। C का वैल्यू क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लेमडा कितना है, लेमडा दिया हुआ 1285 नैनोमीटर, 1285 नैनोमीटर। अब इस नैनोमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वेवलेंथ को हमने नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, दोनों फ्रीक्वेंसी है, तो ये दोनों इक्वल हुआ, ठीक है। दोनों ही फ्रीक्वेंसी है ना, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। इधर जो है फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमने इसके हेल्प से फिर से फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। तो एक को हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किए और एक फ्रीक्वेंसी जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दोनों फ्रीक्वेंसी ही है, सेम चीज़ का फ्रीक्वेंसी है, सेम एनर्जी का फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों इक्वल होगा, इसलिए हम इसको इक्वल कर देंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा। बस 3.29 इंटू 10⁻15 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 10⁻80 अपॉन 1285 इंटू 10⁻−9। अब ये हो गया। अब इसको हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा फाइनल, कुछ कैलकुलेट कर देते हैं, पूरा तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा 3.29, उधर चला जाएगा तो बचेगा इधर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, इधर ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवीजन हो जाएगा। 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1285 इंटू 10⁻−9 इंटू, ये उधर जाके डिवीजन हो जाएगा 3.29 इंटू 10⁻15, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये 1/9 होगा, उसके बाद इसको इधर लाएंगे 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1285 इंटू 10⁻−9 इंटू 3.29 इंटू 10⁻15 इक्वल टू 1/n स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। और इसको फिर हम आगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे पहले, तब ना 1/9 से माइनस करेंगे, ठीक है। इस तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये जो कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 1/25, 1/25 इक्वल टू 1/n स्क्वायर, ऐसा आएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट आएगा, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/25 तो 1/n स्क्वायर, तो फिर n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। यही तो आंसर हो गया, ठीक है। तो n का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, यानी 5th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 5th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम आएगा, 5th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में आ रहा है, वेस्टर्न सीरीज हुआ। और 5th ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन 3rd ऑर्बिट में आता है तो ये इंफ्रारेड रीजन में आता है,
ठीक है, थर्ड ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जब आता है, जब थर्ड ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना, तो ये इंफ्रारेड रीजन में होता है, इसलिए क्या है, ये इंफ्रारेड रीजन में आएगा। तो क्या कह रहा है कि स्पेक्ट्रम, फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होगा, रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड IR, ठीक है, क्या होगा, इंफ्रारेड रीजन, रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होगा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेंज में आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द इमिशन ट्रांजिशन इफ it starts from the orbit having radius 1.3 to 25 nanometer and ends at 211.6 picometer. Name the series to which this transition belong and the region of the spectrum. मतलब कह रहा है कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है, इमिशन ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब इमिशन स्पेक्ट्रम यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, इमिशन स्पेक्ट्रम आ रहा है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम आ रहा है मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। तो दोनों ही एनर्जी लेवल का रेडियस दिया हुआ है ना, कह रहा है कि ये 1.3225 नैनोमीटर वाला रेडियस से स्टार्ट होता है और 211.6 पिकोमीटर रेडियस में आता है, मतलब इससे स्टार्ट करता है और इस पर जाता है, ठीक है। इस दोनों के बीच में जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। तो देखना होगा, तो इसमें तो रेडियस दिया हुआ है, तो हमको ऑर्बिट नंबर पता करना होगा। तो रेडियस से ऑर्बिट नंबर हम पता कर सकते हैं। बोर्स रेडियस का फॉर्मूला बोर ने दिया है, तो उस बोर्स रेडियस को हम लोग यूज करके हम लोग जो है ऑर्बिट्स के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, बोर्स रेडियस के बारे में पता करेंगे, ठीक है। ओके, तो बोर्स रेडियस का फॉर्मूला मालूम है। बोर्स रेडियस का फॉर्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई होता है और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के ऊपर। मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब हुआ कि वैसा स्पीसीज जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम कहेंगे हम हाइड्रोजन लाइक ट्रांस, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जैसा, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बहुत सारा आयंस होगा जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उस स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन के में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब हुआ कि उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ। यह तो तभी संभव है जब आयंस के फॉर्म में रहेगा। तो हाइड्रोजन एटम और दूसरे एटम का आयंस जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जो बोर्स रेडियस का फॉर्मूला दिए हैं। तो अब हम लोग जो है बोर्स रेडियस का फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे हम लोग निकाल लेंगे ऑर्बिट नंबर, ठीक है। जब ऑर्बिट नंबर पता चल जाएगा तो फिर हमको पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में, किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में। तो हमको ट्रांसमिशन सीरीज का नाम भी पता चल जाएगा और वेवलेंथ भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको बनाना शुरू करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो है फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, बोर्स रेडियस लिख देते हैं, बोर्स रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, Rn, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है 0.0
0.529, ठीक है, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। क्या होता है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, ये फॉर्मूला है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में। और यही फॉर्मूला हो जाएगा 5.29 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर। तो अगर पिकोमीटर में लिखना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर एंगस्ट्रॉम में हमको कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमको यहाँ पर रेडियस जो है दिया हुआ है नैनोमीटर में है और पिकोमीटर में है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जो है पिकोमीटर या नैनोमीटर में यूज करेंगे। तो प्रेफरेबली हम लोग पिकोमीटर में करेंगे, तो जो नैनोमीटर दिया है उसको हम लोग पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसके हिसाब से जो है हम लोग निकाल लेते हैं। एक रेडियस मान लीजिए R1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक रेडियस हम लोग निकालते हैं, फिर दूसरा रेडियस निकालेंगे, तब तो n का वैल्यू पता चलेगा ना। तो जैसे हम R1 निकालें, अब यहाँ Rn लिखे हैं, यहाँ n का मतलब 1 मत समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पता नहीं है कि कौन सा ऑर्बिट का हम रेडियस निकाल रहे हैं, हम लोग ऑर्बिट नंबर ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ R1 दे दिए, इसका मतलब ये मैं समझना है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर R1 मतलब हुआ कि ये वाला केस दिया हुआ है ये, तो इसका हम निकालेंगे। इस रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ऑर्बिट क्या है, वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा तो हम लोग निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है 52 R1 दिया हुआ है कितना है 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर, यही दिया हुआ है, यही है फॉर्मूला। R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.3225 नैनोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो नैनोमीटर को हम लोग क्या करेंगे पिकोमीटर में बदल देंगे, नैनोमीटर को हम लोग पिकोमीटर में बदल देते हैं। तो ये पहले नैनोमीटर है, इसके बाद इसको हम लोग 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर है, अब हो जाएगा 1। अब यहाँ पर करना क्या है, नैनोमीटर को हमको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से 1.3225 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर, ठीक है। अब पिकोमीटर हो गया इक्वल टू 529 एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 1322.5 पिकोमीटर। अब हटा देते हैं पिकोमीटर वर्ड को दोनों ही तरफ से, इधर हो जाएगा 529 52.9 अब क्या है हम लोग यहाँ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मान के चल रहे हैं ना, नहीं हाइड्रोजन ही मान के चल रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, ये n का वैल्यू हमको निकालना है, तो z का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। z का वैल्यू हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हाइड्रोजन मान के चल रहे हैं, चलिए हाइड्रोजन मान के चल रहे हैं, तो z का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा, इसलिए z का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 ले लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा एन स्क्वायर, यही हो जाएगा, z का वैल्यू 1 दे देंगे तो यही रह जाएगा। तो फाइनली क्या होगा एन स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1331322.5 अपॉन 52.9, ठीक है, ये आएगा। तो ये जो फाइनली आ रहा है
ये जो है कट जाएगा 25 बार में, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5, यानी फिफ्थ ऑर्बिट का पता चल गया, ठीक है। फिफ्थ ऑर्बिट का पता चल गया है ना। देयरफॉर n1 इक्वल टू n1 इक्वल टू 5 हो गया। तो हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ n दिया है ना, इसको n1 कर देते हैं। चलिए n1 हो गया, तो थोड़ा सिंबल ठीक रहेगा, इसको n1 ही कर ही देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो n1 निकल गया, ठीक है। तो हमको n1 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। एक ऑर्बिट का वैल्यू निकल गया, एक एनर्जी लेवल का वैल्यू निकल गया, वो फिफ्थ ऑर्बिट है, ठीक है। फिफ्थ एनर्जी लेवल है। अब दूसरा एनर्जी लेवल भी पता कर लेते हैं, दूसरा एनर्जी लेवल भी पता कर लेते हैं। फॉर्मूला तो यही हम यूज करेंगे। अब यहाँ 1 है, इसको 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड रेडियस क्या है, 211.6 पिकोमीटर, ये हो गया 52.9 n2 स्क्वायर बाय, ये क्या है, जेड है, ये क्या है, जेड है ना, तो जेड का वैल्यू हम 1 दे देते हैं, ठीक है। तो n2 स्क्वायर क्या होगा, 111.6 अपॉन 52.9, 524, ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2, तो n1 इक्वल टू 5 हुआ और n2 इक्वल टू 2। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है। तो सेकेंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन आए या सेकेंड ऑर्बिट से किसी हायर ऑर्बिट में जाए, तो ये जो होता है बाल्मर सीरीज होता है, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्बिट से अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, या तो सेकेंड ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाए तो भी बाल्मर सीरीज, और हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आए तो भी बाल्मर सीरीज। मतलब सेकेंड ऑर्बिट में से आना जाना हो रहा है, सेकेंड ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन का आना जाना हो रहा है तो ये बाल्मर सीरीज होता है। और बाल्मर सीरीज किस में आता है, विजिबल रेंज में आता है, ठीक है। यही रेंज है ना जिसको सबसे पहले साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज विजिबल रेंज में आता है। यहाँ पर ट्रांसमिशन किसके किसके बीच में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में। इमिशन स्पेक्ट्रा कह रहा है ना, इमिशन ट्रांजिशन हो रहा है। इमिशन ट्रांजिशन मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तभी तो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रहा है सेकंड से फिफ्थ में आने में, सेकंड से फिफ्थ में आने में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसका जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कौन सा होगा, बाल्मर सीरीज होगा, ठीक है। कहाँ होगा, बाल्मर सीरीज। और ये कौन सा रीजन में आएगा, विजिबल रेंज में आएगा। तो हमको यहाँ पर क्या क्या पता चल गया, ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, n2 इक्वल टू 5 टू n1 इक्वल टू, चलो n1 5 निकला है, n2 इक्वल टू 2, ये ट्रांसमिशन हो रहा है ना, ये हो रहा है ट्रांजिशन, ठीक है ना, ये ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा बाल्मर सीरीज। तो ये क्या हो गया, बाल्मर सीरीज। इसमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो बाल्मर सीरीज में होगा, और ये जो स्पेक्ट्रम होगा किस में आएगा, विजिबल रीजन में आएगा, विजिबल रीजन में आएगा, ठीक है। तो क्या करें, नेम द सीरीज। तो सीरीज का नेम क्या हो गया, बाल्मर सीरीज, ठीक है। एंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम क्या हो गया, विजिबल रीजन, ठीक है। तो दोनों आंसर मिल गया आपको इस क्वेश्चन में। ओके, हैव अ नाइस डे।